अब रामकृपाल जी, जिस तरीके से ये पूरा कैबिनेट को बनाया जा रहा है, यहां पर टारगेट पे दो तीन चीजें। पहला तो अगर मैं बात करूं मायावती, और दूसरा अखिलेश, जो कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए कास्ट रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो वो आप इस कैबिनेट में कैसे देखते हैं? मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। रामकृपाल सर, आपका ऑडियो जो है वो म्यूट है। या पक्षपात, अनुराग या देश के सभी प्रकार। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और विधि के जी, अनुसार न्याय करूंगा। मैं ये कह रहा था कि देखिए 10 मार्च के चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जातियां हैं, लेकिन एक नया वर्ग जो जुड़ गया है, जो लाभार्थी है, वो जातियों से परे होकर के जो भी पिछड़े वर्ग या गरीब कमजोर जो तबका करीब 70% या 60% आता है, वो एक नया वर्ग के रूप में आ गया है। यानी कुल मिलाकर के जातीय नीचे रह गया है और एक लाभार्थी कहिए वो ऊपर आ गया है। तो ये जो भी आप देखें आज जिस तरह से मंत्री बनाए गए हैं, वो उसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज है। और मैं समझता हूं कि अब भारतीय राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन है, और ये 2024 कह लीजिए, उसके बाद आप 27 कह लीजिए, आगे भी। तो ये जो मोदी जी का नारा है कि अगले 25 साल यानी 75 होकर के जब भारत 100 साल का होगा, बीजेपी की बहुत एक दीर्घकालीन योजना है। उस योजना के तहत मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में आज हुआ है, जिस तरह से इसका ये पूरा भव्य प्रचार किया जा रहा है शपथ समारोह का, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। आप जो बता रहे हैं, जिन मंत्रियों के नाम नहीं यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी, जिन्होंने आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, यूपी से लेकर यूक्रेन तक आप उनको लगातार देख रहे हैं। अभिषेक, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, नीलकंठ तिवारी, सिद्धार्थनाथ सिंह, जय प्रताप सिंह पटेल, फिर मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन, क्या वजह है इनके जो नाम ड्रॉप किए गए हैं? कैसे आप उसको असेस करते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है निशांत, ये जितने भी नाम जो हटाए गए हैं उनके पीछे बहुत ही सीधी सी वजह रही है कि बाकायदा स्क्रीनिंग की गई है और इस पे अच्छी खासी मेहनत की गई है। और ये जो मेहनत की गई इसमें एक तो फीडबैक है, फीडबैक कार्यकर्ताओं का लिया गया है। अब मैं आपको एक का उदाहरण देकर अगर मैं बताऊं, नीलकंठ तिवारी की बात करूं, बनारस से बिलोंग करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन इनके बारे में एक आम धारणा थी कि कार्यकर्ताओं से इनका कनेक्ट नहीं रह गया था और एकदम सुपर मिनिस्टर की तरह ये बिहेव करते थे। आप महेंद्र सिंह की बात कर लें, महेंद्र सिंह जो सिंचाई जैसा महकमा देखते थे, उनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। और महेंद्र सिंह का भी, चूंकि उनको भी वो आसाम के प्रभारी थे, उनको लाकर के यहां पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं से कोई कनेक्ट नहीं, करप्शन के गंभीर आरोप, और सिर्फ ये छवि बन गई कि सत्ता के करीब रहते हैं और इसीलिए इनका एक महत्व है। पूरा संगठन की जो ताकत। लेकिन अभिषेक, एक बात है, मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा, एक चीज को गाइड करें। क्या यह माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद यह मजबूरी बन गई थी कि वो लोगों की टिकट ना काटें, इसलिए टिकट तो दे दिया और योगी और मोदी के नाम पर जीत तो गए, लेकिन मंत्री पद बाद में नहीं दिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये आपने जो बात कही है ये उसका बहुत बड़ा क्रक्स है। और मैं आपको फिर कहूंगा कि मोदी की जो नाम की लहर का फायदा हुआ खास तौर पर, और ये बीजेपी की आला कमान ने इसको मॉनिटर किया है कि उन्होंने उस समय का एक डैमेज रोकने के लिए टिकट दिए। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप मोदी लहर में जीत जाएंगे पर परफॉर्म नहीं करेंगे, और इसीलिए सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया, श्रीकांत शर्मा को मंत्री। श्रीकांत शर्मा को आप सोचिए, पहली बार वो बने विधायक, उनको हाई प्रोफाइल ऊर्जा मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? श्रीकांत शर्मा के बारे में पूरे 5 साल यह आम रहा कि श्रीकांत शर्मा का ना पब्लिक से कोई विशेष कनेक्ट रहा, ना अपने जो मंत्रालय में वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहे, और ना ही वो डिलीवरी कर पाए। उनको ये इसलिए दिया गया था कि वो एक ऊर्जा का जो पीएम, जो प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा जो महत्व का विषय है, उसमें वो बड़ा काम करेंगे, लेकिन वो असफल रहे। यही हाल सिद्धार्थनाथ सिंह का, बाद में उनको स्वास्थ्य मंत्रालय सिद्धार्थनाथ सिंह से ले लिया गया, और जिनको दिया गया जय प्रताप सिंह, उनकी भी छुट्टी की गई। जो कोरोना काल में बहुत सारी शिकायतें आई थी। तो आप समझ लीजिए कि एग्जैक्टली एक जो जिनको ड्रॉप किया गया है, पूरा मॉनिटरिंग की श्रेणी में आए हैं
और जो नए को मौका दिया गया है उनकी जगह जिनको शामिल किया गया, उसमें आप देखिए जाति कॉमेडी बेबी रानी मौर्य का आप एग्जाम्पल ले लें, आप नरेंद्र कश्यप का एग्जाम्पल ले लें, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, इन सबसे इन चेहरों को लाया गया जो 2024 के लिए फायदा। ये बिग पिक्चर इसके पीछे छिपी हुई है, एक बड़ा इंद्रधनुष राजनीति का है 2024 के लिए, उसको साधने की बता रहे हैं अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सीधे चलूंगा राजेश जी के पास। राजेश जी, एक बड़ा फैक्टर ये है, और मुझे याद है कि पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपके लिए तो एग्जामिनेशन हर 2 साल में लगभग मान के चलिए, क्योंकि इनका अगला इम्तिहान 2024 में है, और वो योगी का ही इम्तिहान है, मोदी जी का ही नहीं है, वो योगी जी का भी इम्तिहान है। उसके लिहाज से आप ये जो कैबिनेट देखते हैं उसको आप कैसे असेस करते हैं? उसके लिहाज से आप ओवरऑल मास मैसेजिंग कैसे असेस करते हैं? आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, 2017 का जो इम्तिहान था वो योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान नहीं था, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और बम्पर वोट से बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी की सीट भूलना नहीं चाहिए। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा ट्वीक करूंगा सर। 2017 में योगी जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनका सबसे पहला इम्तिहान 2019 का था, अगर देखा जाए यूपी में, और अब एक बार फिर से उनका जो नेक्स्ट इम्तिहान 2024 का है। 2019 के बाद 2024 का एग्जाम आएगा, उनका इम्तिहान तो लगातार होगा। लेकिन इस इम्तिहान के बारे में भी अगर आप बात करें तो योगी आदित्यनाथ 325 सीटों से 255 पे बीजेपी को लेके आए हैं। अगर 255 सीटें आई हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले से कमजोर हुई है बीजेपी। इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका रंग भगवा था, लेकिन अब उसमें दानिश अंसारी की मौजूदगी जो है, कोई कह नहीं सकता कि आप मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। कहेंगे दानिश अंसारी को हमने राज्य मंत्री बनाया है। तो ये इम्तिहान बहुत ही बैठ करके एक तरह से ब्रास्टर्स, जिसे शतरंज की एक बिसात होती है, उसमें कौन सा प्यादा कब कितने दूर तक कितने घर चलना है ये तय किया गया। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, नेशनल एंथम यहां पर हो रहा है राजेश जी, थोड़ा सा रोकूंगा। यहां पर नेशनल एंथम चल रहा है, लेकिन खैर बीच में से शायद हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल यहां पर अभिषेक, एक बड़ा फैक्टर है, ब्रजेश पाठक जी को हमने देखा यहां पर। अगर ब्राह्मण वोटों की अगर बात की जाए तो उसको किस तरीके से इन्होंने अपने इस कैलकुलेशन में असेस किया है? देखिए, एक लाइन में कहें, जो दिनेश शर्मा की असफलता रही, इसके पहले जो डिप्टी सीएम थे वो भी ब्राह्मण कोटे से आए थे, वही। अभिषेक, मैं माफी चाहूंगा आपसे, उनसे सफलता की उम्मीद भी कोई क्यों कर रहा था? मैं तो यही हैरान हूं सोचकर। नहीं, अब चूंकि आपकी बात बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन चूंकि उनको वो ओहदा दिया गया था तो आप मान लीजिए जब ओहदा दिया गया तो क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, कोई मोजज़ा हो जाए। लेकिन जो वो नहीं कर पाए, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री जैसा एक कम महत्व का मंत्रालय संभालते हुए उनसे बेहतर तरीके से वो मैसेज देने में कामयाब रहे। पूरे 5 साल उन्होंने मैसेज दिया। और आपको याद होगा निशांत, जब दिल्ली में ये बात इलेक्शन के ठीक पहले ये तय हुआ कि आखिरकार ब्राह्मणों को कैसे हम अपने साथ लाएं, जो ब्राह्मण नाराज हैं, तो ब्रजेश पाठक उसकी महत्वपूर्ण कड़ी बनकर के उभरे। उनको और मंत्रियों के साथ उनको तलब किया गया, उन्होंने कई सारे सजेशन दिए। और कोविड काल में जिस तरह से ब्रजेश पाठक सामने आए थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ऑन किया था, चिट्ठियां लिखी थी और ये कहा था कि इस तरह से यहां पर दिक्कतें आ रही हैं और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो उनकी इंडिपेंडेंट वॉइस और जिस तरह से वो डटे रहे कोरोना काल में, ब्राह्मणों का चेहरा और हमेशा सुलभ रहना, ये रिवॉर्ड किया गया है। फुल फ्रेम पे ये शॉट दिखाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री वहां से निकलते हुए और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं, ये देखें आप, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर। अब ये 3 जो बड़े, ये देखें, ये 3 जो हैं, इन तीनों का रोल इस चुनाव में बहुत रहा है। और एक सज्जन और हैं जिनको आप यहां पर मिस आउट कर रहे हैं, इस फ्रेम में नहीं है, वो है अमित शाह। अब वहां पर ये कहानी, ये देखें आप, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। और अब इस फ्रेम में क्या कहा जाए, वो पुराना डायलॉग है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बहरहाल मैं सीधे चलूंगा यहां पर रामकृपाल जी से। रामकृपाल जी, पिछली बार आए थे तो मुझे याद है योगी जी ने अपना एजेंडा सेट किया था। सबसे पहले सड़कों को लेकर उन्होंने एक चीज साफ की थी कि हम सड़कें बनवाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम क्लेंजिंग करेंगे, यानी अपराधियों को खत्म करेंगे। और मुझे याद है उसी दरमियान एक उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट की लखनऊ में। इस बार क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अभी से ही लोग बुलडोजर को लेकर मैसेजेस कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। स्टेडियम के अंदर कई लोग बुलडोजर के मिनिएचर लेकर पहुंच रहे हैं। क्या ये सही मैसेजिंग है? देखिए निशांत जी, याद कीजिए, जब मैं अभी कह रहा था 2017 में जब योगी को बनाया गया
तो एक सवाल उठता था कि संत के रूप में अगर किसी को, कोई संत को सत्ता सौंपी जा रही है तो वो क्या सफल होगा कि नहीं होगा। 5 सालों में ये चीज योगी ने साबित किया कि संत के लिए सत्ता जो है वो साध्य नहीं है, साधन है, और वो सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज रही है, जो मैं कहता हूँ मोदी जी के नाम पे बहुत कुछ मिला है, नो डाउट। लेकिन आप जैसा राजेश भाई कह रहे थे, एक ख्याल रखिए, 2017 में 39% वोट था, उसमें 41% वोट हुआ है। अगर सीटें कम हुई हैं तो वो बीजेपी का दुबलापन नहीं है, बीजेपी को और भी ज्यादा बड़ी संख्या में वोटर ने अपना मत दिया है। क्योंकि अपोजिशन जिस तरह से एकदम साफ हो गया और अपोजिशन के नाम पे सिर्फ एक पार्टी लड़ी, इसलिए वो सीटें कम है। लेकिन अगर आप देखें 39% पर अगर आप 312 सीटें पा सकते हैं, तो 41% पर अगर वही स्ट्रक्चर होती, एसटी बीएसपी लड़ती, तो मैं समझता हूं कि ये पिछले 312 से भी ज्यादा सीटें होती। Understood. तो कुल मिला के एक जो चीज मैं कह रहा हूं, मैसेज सबसे बड़ी ये है कि भगवा कलर जो आया था, जिससे खौफ था कि इससे पता नहीं समाज में क्या हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे या कुछ, समझ गया। आप ये बताना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं इस चीज को मैं एक क्लोजिंग नोट यहां पर लेना चाहूंगा, क्योंकि अभिषेक वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अभिषेक, क्या ये समझा जाए कि जो बिहार में जंगल राज की बात की जाती थी और उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा पोस्टर तक में से लालू जी और राबड़ी जी का फोटो हटाना पड़ गया था एक दौर पर, यहां पर वो चीज अखिलेश के खिलाफ चली गई और लोगों को ऐसा लगा कि कानून व्यवस्था जो है वो लचर हो जाएगी, या कहीं से उनकी जो लोग हैं, कार्यकर्ताओं की जो मैसेजिंग थी, उसने कहीं बैकफायर कर दिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर उपलब्धि है कि कानून व्यवस्था के नाम पर वो एक ऐसा चेहरा बनकर के उभरे जिनका कोई विकल्प नहीं था। अगर आप, और बीजेपी ने इस चुनाव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर के लड़ा, पूरी पोजीशनिंग की गई कानून व्यवस्था के लेवल पर। वहां पर जब अखिलेश यादव से पब्लिक ने कंपेयर किया योगी आदित्यनाथ का, तो उस पायदान पर वो काफी मजबूत दिखाई पड़े और ये बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।